अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमाकते की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल और मोदी। जी मोदी, क्या हाल है आपका? तुम्हें मैं क्या शक्ल से बीमार लगता हूँ? यार उसने ऐसी इजराय मुरव्वत पूछा है तुमसे। ये हाल वाल क्या यार, मैं कोई बीमार हूँ? मेरा तजजिया क्यों नहीं लेते यार? अच्छा जी, आप इसका हाल ना पूछे, इससे तज्जिया ले। चलिए सीरियस बात की तरफ आते हैं। ये बताएं, हमें शैडो कैबिनेट की जरूरत है? अब क्या हुआ? नहीं हंस क्यों रहे हो यार? जवाब दो ना उसे। मैं देता हूँ, सोच रहा हूँ यार, 2 मिनट तो दो ना मुझे। शैडो कैबिनेट जो है। अच्छा, शैडो कैबिनेट होती क्या है पहले तो ये बताओ। देखो, शैडो कैबिनेट ये होती है, हमारे जो वुज़रा है ना, उनके ऊपर जिन्नात का साया है, उनका शैडो पड़ता है, उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। ये सीरियसली बताओ, ये कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे? और भाई तुम इसी से पूछ लो क्या होती है। नहीं, अब करो ना तज्जिया। नहीं, पूछो इससे पूछ लो। अब ताज़ा अब आप ही बता दीजिए, हमें जरूरत है। हमने तो पाकिस्तान में कभी कोई नहीं देखी शैडो कैबिनेट बनाई। शैडो कैबिनेट असल में वो काबीना होती है जो अपोजिशन अपने वज़रा नॉमिनेट करके, अच्छा, कि जी ये हमारा वज़ीर मवासलात है, ये हमारा वज़ीर इत्तलात है, ये वज़ीर दाखिला है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ। वो क्या होते हैं? असली नहीं होते, होते वो डमी वज़ीर हैं, लेकिन वो अपने इजलास भी करते हैं, हालात का तज्जिया भी करते हैं, सजेशंस भी देते हैं और कड़ी तनकीद करते हैं हुकूमतों पर। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ये अपोजिशन हुकूमत में आती है तो इसको कोई लंबा चौड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तजुर्बा बरतानिया में इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है और बेशुमार ममालिक में, पाकिस्तान में भी इसकी अशद ज़रूरत है। अच्छा, तो फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? मतलब है कि कोई अगर एक्सेल करता है किसी खास चीज़ में, जैसे अगर यही हुकूमत आज अपोजिशन में होती तो मैं समझता हूँ सरताज अजीज साहब वो शैडो फॉरेन मिनिस्टर होते। वैसे तो वो आजकल भी शैडो मिनिस्टर ही है। मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो पता किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ओए, तभी मैं कहूँ कि उनका मुंह मौजे तुंग जैसा होता जा रहा है। यार ख्याल करो, वो प्राइम मिनिस्टर है, माइंड करेंगे। वो माइंड तो मौजे तुंग को करना चाहिए यार। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी कुरानंदाजी करती है। अच्छा, कि जिसकी तरफ जो कुरा फाल चला गया वो मिनिस्ट्री दे देते हैं। वैसे सर इसकी अफादियत तो वाकई बहुत है। ऐसी वैसी अफादियत ही की बिना पर तो ये इतना कामयाब है इदारा। शैडो कैबिनेट जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ताबी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। देखो स्तपनी जो है ना, ये बहुत जरूरी चीज है, ये होनी चाहिए। फजूल बात है, स्तपनी कहां से आ गई? और ये कोई फजूल बात नहीं है, हमारे कई सियासतदानों ने ना शैडो वाइफ्स रखी हुई हैं। इसने अगर संजीदा गुफ्तगू नहीं करनी तो फिर इसी को माइक दे देते हैं, इसे कहते हैं कि तुम करते रहो, हमसे सवाल जवाब करते रहो, बात खत्म। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है बोगस कॉल्स पर। बोगस, ये जो फेक कॉलर्स करते हैं, ऑब्नॉक्शियस कॉल्स है, ये तो बताओ भाई, ये बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। यू विल बी सरप्राइज्ड कि पिछले 3 माह में हमारे जितने इदारे हैं ना, ये जो मदद के लिए होते हैं, पब्लिक यूटिलिटी के लिए होते हैं, पब्लिक हेल्प के लिए होते हैं, पुलिस सर्विस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गया, रेस्क्यू हो गई, फिर इवन ईदी सर्विस जो है, एम्बुलेंस सर्विस है, शीपा है, इन्होंने पिछले 3 माह में 1,15,000 फेक कॉल्स रिकॉर्ड की हैं। अच्छा, यानी 50% कॉल्स जो हैं वो तो लाजमन फेक होती हैं। मेरे साथ खुद हो चुका है, मुझे खुद फेक कॉल आई है कि आप मॉर्निंग शो पे आए कराची, तो बाद में पता चला कि ये कोई फेक कॉलर है। ओए होए, मुझे भी वैसे कई मरतबा लोगों ने, आजकल 1-2 साहब पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब हम, और ये मेल्स के जरिए अब करते हैं, कॉल नहीं करते, मेल्स के जरिए। और तुम दोनों को तो सिर्फ फोन कॉलें आई हैं ना, आप लोग नहीं गए। मैं तो एक दफा हो भी आया हूँ अपनी टिकट पे। यार हंसने की बात नहीं है तभी। क्या हुआ? क्या वो मुझे उन्होंने कॉल की कि जी हमने आपको ना पता नहीं किसी शो में ना एज गेस्ट बुलाना है, आप अपनी टिकट लेके आ जाए, हम आपको उधर आएंगे ना तो आपको वो क्या रीएम्बर्स क्या होता है, रीएम्बर्स कर वो कर देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने लुटिया डाली है, मैं सारे घर नहीं। लुटिया क्यों डाली? तुम पहली दफा जहाज देखा तुमने? कोई नहीं, तभी साथ उन्होंने 30,000 रुपया भी देना था। मैंने टिकट कटाई, मैं चला गया, वहां ना कोई बंदा ना बंदे की कार। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये ज्यादातर यंग एज के लड़के होते हैं? हाँ, मेरे जैसे।
हाँ, इस जैसे बेवकूफ और नालायक लोग 80% फेक कॉलर्स का एज ग्रुप वो 16 से 22 साल के बीच में है और फिर नशई बड़ी कॉलें करते हैं। हाँ जी, हेलो लो लाला जी, वड्डी फुप्पी लगी गई है, 3-4 एम्बुलेंस से भेज दो। यार इसका क्या मतलब 3-4 फजूल आदमी। ओए फुप्पी मोटी बहुत है ना। अच्छा आफ्ताब साहब, अब तो आला हुकाम भी इससे महफूज नहीं है। अब तो क्या अरसा दराज से फेक कॉलर्स व्हाइट हाउस कॉल्स किया करते हैं। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट जरदारी को एक शख्स ने खूब मामू बनाया था। अच्छा, उसने फेक कॉलर था और प्रणब मुखर्जी बन के आधा घंटा गुफ्तगू करता रहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ना कर यार। यस, और हमारे प्रेसिडेंट साहब इस कदर सादतमंद थे, इस कदर नफीस थे, उन्हें समझ नहीं आई। आधा घंटा उसके साथ वो गुफ्तगू करते रहे। उसकी टेप आज भी एजेंसीज के पास मौजूद है। उसने बड़ी तारीफ की होगी जरदारी साहब। अच्छा तो ये पता कैसे चला कि वो फेक कॉलर? वो फेक था, फौरी तौर पे पता चल गया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने फौरन राब्ता किया कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कल रात हमारे प्रेसिडेंट साहब से ये बातें की हैं, डज ही रियली मीन दैट? ये सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी से पूछा, उसने कहा जी हमारा तो एक प्रोटोकॉल है, बगैर प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के पहली बात तो ये कि फॉरेन मिनिस्टर बात ही नहीं कर सकता, और दूसरा अगर वो वाकई हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो व्हाई डिड योर प्रेसिडेंट टेक द कॉल, व्हाई डिडंट ही फॉलो द प्रोटोकॉल? प्रणब मुखर्जी ने ना शुरू यही से किया होगा। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, हाउ आर यू, हाउ आर योर हॉर्सेस, हाउ आर योर पूल, आर यू डुबकिंग इन द पूल, हाउ इज योर कैमल, हाउ इज मिसेस कैम्बल? ये मिसेस कैमल क्या? ऊँटनी। लोगों जरदारी साहब सुन लो। हेलो, हाँ जी प्रणब जी, हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। यस, कैसे जा रहे हो, हर चीज ठीक है ना जी? अच्छा है दसो प्रणब जी कि रानी मुखर्जी नाल ताड़ा कोई ताल्लुक है? ओ आई सी, मैं क्या जी है ते कोई ओदा नंबर शंबर ही दियो मनु। अच्छा सर, तो ये बातें क्या करते होंगे फेक कॉलर? इसकी भी एक तफसील आ चुकी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे छपा था, क्या क्या करते हैं। ज्यादातर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, फिर आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। लड़कियां बहुत करती हैं, देखिए आप फेसबुक पे मेरे साथ गपशप करें, मैं बहुत लोनली हूँ। हाँ ये मेरे बहुत सुने, मैं बहुत परेशान हूँ मुझसे बात करने। मैं बहुत लोनली हूँ, मुझे एक वर्ड ऑफ एडवाइस चाहिए, मुझे गपशप करने के लिए सिर्फ 5 मिनट आपके जो हैं वो मुझे खुदकुशी से रोक सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या। वो तभी वैसे मुझे एक बात बताओ, आज तक तुम्हें कभी किसी ने फोन करके ये पूछे कि तुम इतने सड़े हुए क्यों हो? सड़े हुए? हाँ, ये बड़ी दफा पूछा है, फोन करके नहीं पूछा, मुंह पे सामने पूछ लेते हैं, ईमेल पे पूछा। अच्छा सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको भी रात को कॉल आ जाए, आप सो रहे हैं? बेशुमार कॉल्स, मैंने बताया मुख्तलिफ कॉल्स आती हैं, हमदर्दियाँ हासिल करने वाली कॉल्स आती हैं, बहुत सी बीबियाँ कॉल करती हैं, और ये बहुत बुरी बात है, वक्त का ज़िया है। आदमी कॉल्स करते हैं, किसी कोई किडनी पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, और साफ पता चल रहा होता है उनकी गुफ्तगू से कि हैबिचुअल्स हैं। वैसे आफ्ताब साहब, एक नेमत है ब्लॉक कॉलर सर्विस, ब्लॉक करा दी जाए। वो तो अब आया ना, जब बहुत सी जिल्लतें हम भुगत चुके हैं तो अब ब्लॉक करना आ गया है। लेकिन याद रखिए, ये घटिया वाहियात और फजूल हरकत तो है ही, ये डेंजरस भी बहुत जी। ये आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं इस तरह। बेशुमार अमवात हैं, बहुत सारी डेथ्स हैं जो इन फेक कॉल्स की वजह से। देखो 50% ऑफ द रेस्क्यू सर्विसेज दे आर एंगेज्ड बाय फॉल्स अलार्म्स। फॉल्स अलार्म्स क्या है? ये फेक कॉलर्स कि जी हमारे नेक्स्ट गली में फायरिंग हो रही है, वो 15 को कॉल करते हैं, 15 वाले बेचारे पहुंचते हैं, पुलिस वाले थानों में फोन कर देते हैं, तो वो बेचारे चल पड़ते हैं कि 7 वाली गली में फायरिंग होगी, 7 वाली गली में खुदकुशी कर ली किसी ने, एक बंदा दूसरे को गोली मार के भाग गया है, डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई है। या तभी ये कितनी गलत बात है ना, वैसे देखा जाए तो ये तो वही बात हो जाएगी ना, शेर आया शेर आया शेर आया, और जिस दिन वाकई शेर आ गया फिर क्या होएगा? नहीं, अक्सर ये होता है दानिश्वर साहब, ये देखें बैठे बैठे एकदम
خیر میں تمہاری بڑی اچھی بات کی ہے تمہاری. یہی باتیں ہم ذرا اختصار کے ساتھ کر رہے ہیں, بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے کر رہے ہیں. تم ذرا ٹھمکے لگا کے یہی بات کر دیتے ہو. لیکن اب آگے یہ جو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے نا کہ فون کہاں سے کیا گیا, اس کا بھی علاج کر لیا انہوں نے. یہ عام طور پر ایسے مکار لوگ ہیں, اس طرح کی کال کرتے ہیں, وہ سم پھر آن ہی نہیں کرتے. وہی پرانی سمیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے پاس, آج بھی استعمال ہو رہی ہیں. اور زیادہ تر احمق ایسے ہیں جو ان حرکتوں سے پکڑے جاتے ہیں, اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ آپ کا محل وقوع ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس اب ایسے آلات موجود ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں آپ تک. ریسنٹلی سر کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ بالکل ریسنٹلی لاہور سٹی پولیس نے میری ہیلپ کی. میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ ایک نمبر ہے, ذرا چیک کیجئے. انہوں نے پھر مجھے بتا دیا کہ جوہر ٹاؤن کا نمبر ہے, یہ گھر کا نمبر ہے, اور یہ ہیں بی بی جو فون کر رہی ہیں. اور مجھے پھر سمجھ آ گئی کہ یہ کون ہے. اچھا, کوئی قانونی طور پہ کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اگر پتہ چل جائے؟ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن پھر میں نے اسے شرمندہ کر دیا, اسے بتا دیا کہ یہ تم ہی ہو. پہلے وہ بیرون ملک سے تنگ کیا کرتی تھی, ایس ایم ایسنگ کر کے, کالز کر کے. اب وہ آئی ہوئی تھی پاکستان, تو اپنی تشریف آوری کا اس نے اعلان بھی کرنا تھا. تو تبھی ہو سکتا ہے وہ تمہاری فین ہو یار کوئی. بھئی فین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وبال جان ہی بن جائے. ہاں یہ زیادتی ہے. تم نے فلم دیکھی ہے دا فین؟ دا فین پکا نہیں, اس میں ہنسنے کی کیا وہ بات اس ہے. فین کی بات نہیں کر. تم نے دیکھی ہے ویسے فلم؟ نہیں سر. یہ فلم ضرور دیکھو, اور تم تو ضرور دیکھو. اب تو 170 سال کے ہو گئے ہو, اتنے بڑے ایکٹر ہو, تمہارے تو فینز بہت ہیں. وہ اردو میں دب کی ہوئی ہے؟ اردو میں دب نہیں کی ہوئی, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. دا فین ضرور دیکھو. یہ رابرٹ ڈینیرو کی فلم ہے, بڑا بڑا ایکٹر ہے وہ, اور اس کی کریئر بیسٹ فلموں میں سے ایک ہے. ایک بیس بال پلیئر ہوتا ہے, یہ خام کا لیچڑ ہو کے اس کا فین ہو جاتا ہے, اس کی جان نہیں چھوڑتا, اور اخیر پہ بات قتل تک آ جاتی ہے. اچھا, وہی ایسی ایک فلم میں نے بھی دیکھی ہے. اس میں نا ایک عورت ہوتی ہے, وہ ایک آدمی کے پیچھے پڑ جاتی ہے, لچت ہو جاتی ہے, چمڑیس ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ اس کی بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہاں جی, بڑی مشہور فلم ہے مائیکل ڈگلس کی. ہاں وہ کرسی کے پتہ نہیں کیا کوئی یوں کی تھی, کوئی فلم کا نام. مائیکل ڈگلس کی فلم میں کرسی آ سکتی, تم خود بتاؤ ذرا, کامن سینس کی بات. چیئر سم تھنگ ہوگا, پھر فیٹل اٹریکشن. فیٹل اٹریکشن, بالکل یہی نام. تو اس میں کرسی کہاں سے آئی؟ واقعی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کرسی کہاں سے آئی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آفتاب صاحب, شہباز شریف کے لیے ایک ریفل کنٹینر خریدا جا رہا ہے جس کی قیمت 33 لاکھ روپے ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ 33 لاکھ روپے, استغفر اللہ. جی جی جی, یہ ریفر کنٹینر ہے. اس میں ٹھنڈی رکھی جانے والی چیزیں ٹھنڈی رہتی ہیں, اور گرم یعنی سالن روٹی وہ گرم رہتی ہے. یہ دھرنے والا کنٹینر ہے؟ یہ ہوتا ویسا ہی ایک کنٹینر ہے جیسا عمران خان کے جلسے میں تم نے, وہ تو خیر بہت بڑا تھا, وہ میرا خیال 40 فٹر تھا. یہ 20 فٹر چھوٹا کنٹینر جیسے ٹرک کے پیچھے ہوتا ہے. اس میں ایک پورشن ہوتا ہے جو ہیٹ رکھتا ہے, ایک ہوتا ہے ریفریجریشن ہوتی ہے اس میں. جنت اور دوزخ. جنت اور دوزخ نہیں. یہ پتہ ہوا کیوں؟ چیف منسٹر پنجاب کو پچھلے چند دنوں میں لگاتار میٹنگز کے بعد ٹھنڈا یخ بستہ کھانا کھانے کو ملتا تھا. اس پر اعتراض کیا انہوں نے کہ یار یہ ٹھیک ہے, میں اوور ورکڈ ہوں, ورکہولک آدمی ہوں, میرا کام یہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے کھانے کا خیال ہی نہ رکھیں. وہ کھاتے بہت تھوڑا ہیں, لیکن ستھرا کھانا چاہیے. وہ یار پھر بھی 33 لاکھ روپے بڑی رقم ہے یار. تو کیا ہے, گھر سے آتے ان کو چاہے ایک ٹفن کیریئر لے آئے, ایک وہ ٹھنڈی کرنے والی تھرموس لے آئے, ختم. اللہ اللہ خیر اللہ. باتیں سنو اس کی. وہ باتیں کیا سنو, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں یار. وہ قریب میں تمہیں بتاتا ہوں یار, 2-3 ہزار روپے کا ٹفن کیریئر مل جاتا ہے بڑا اچھا, اور وہ پانی ٹھنڈا کرنے والی تھرمس بھی مل جاتی ہے. تو انہیں چاہیے وہ گھر سے ساتھ لے آیا کریں. تمہارا ٹفن کیریئر کتنے کا ہے؟ میرا تو 150 روپے کا. نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے, وہ سائیکل کے آگے ہینڈل پہ بھی لگ جاتا ہے, وہ موٹر سائیکل کے پیچھے کیریئر پہ بھی آ جاتا ہے, اور اسکوٹر کی پچی میں بھی آ جاتا ہے. وزیر اعظم اچھا, ہماری طرف دیکھ کے نا دانت طلب نظروں سے دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی انتہائی لاجواب سلوشن پیش کر دیا. سر پھر بھی 33 لاکھ روپیہ. بھئی وہ 20 فٹ کا کنٹینر اتنا ہیوج ہوتا ہے.
وہ یاد تو ایڈا وڈا کنٹینر جہاں ہے شہباز شریف صاحب نے کھانا یا بیچنا ہے. حوصلے کی کیا بات ہے یار. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت مہنگی چیز ہے اور اس پر رٹ کر دی ہے شعیب نامی ایک ایڈوکیٹ صاحب نے. اچھا. ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جناب ایک غریب فقراء ملک, ایک عام آدمی جس کے پاس بیچارے ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے, تو اس کا سربراہ 33 لاکھ روپے کا ریفر کنٹینر اپنے لیے خرید رہا ہے. یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات؟ بہرحال جی ظلم ہے, بڑا ظلم ہے. ہے ظلم, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہرحال مجبوری بھی کوئی چیز ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اور کوئی سولوشن نہ ہو, اور یہ ایک بندے نے نہیں کھانا ہوتا. چیف منسٹر جب میٹنگز لے رہے ہوتے ہیں کیبنٹ میٹنگ میں, کم از کم 70-80 لوگ ہوتے ہیں بھائی, اس میں وزراء ہوتے ہیں, بیوروکریسی ہوتی ہے, ان سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. ہاں جی پیٹ, اور وہ بھی بیوروکریسی کے ساتھ. ان کا تو ہوتا ہی پیٹ ہے, اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا اب کیا مطلب ہے؟ وہی کھانے کے علاوہ ان کو کوئی اور کام بھی تو نہیں ہوتا نا. اب یہ میں تمہاری یہ ٹنگ ان چیک سٹائل ہے نا, اس سے کافی تنگ ہوں. لو قرآن دی قسمیں میرے ودیا نو بھی پتا ہوئے کہ ادا کی مطلب. یہ جو طنز فرماتے ہیں نا آپ. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں یوم کشمیر پر ایک زہرانے کا اہتمام کیا گیا. پچھلے دنوں ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی. بہترین مچھلی, پالک گوشت, یہ ان کے فیورٹ ہیں, وہ بہت پسند کرتے ہیں. کڑک روٹیاں, ویسے بہت عمدہ پلاؤ بھی وہ پسند کرتے ہیں. لاجواب گاجر کا حلوہ, یہ بھی ان کی کمزوری ہے. اور پھر گشتابے. یار یہ یوم کشمیر فوڈ اسٹریٹ پہ تھا. کیوں؟ یاد ہے کھابے, گشتابے. یہ گشتابہ کیا ہوتا ہے؟ گشتابہ تم نے کبھی نہیں سنا؟ گشتابہ ایک کشمیری ڈش ہے, بہت لاجواب. یہ سل وٹے کے اوپر بنے ہوئے قیمے سے کوفتے بنتے ہیں, کافی بڑے بڑے. ہمارا کوفتہ آدھے سائز کا ہے, یہ بڑے بڑے کوفتے ہوتے ہیں. وہی ایڈا بڑا کوفتہ. ہاں جی, بہت بڑا کوفتہ. کوفتے دا کوفتہ تے ہتھیار دا ہتھیار. اس کا کیا مطلب؟ وہ کسی نو چھدوا ماریا ہوئے نا تے روبڑا پہندا ہی ایڈا بڑا. اچھا, اس کا بیک ڈراپ دیکھو, یہ نئے سیٹ پہ پتہ ہے یہ تصویر کہاں کی ہے؟ جی فوڈ اسٹریٹ کی. جی فوڈ اسٹریٹ کی تصویر ہے یہ. وہ تبھی میں کہوں اس وقت سے مجھے سیخ کبابوں کی خوشبو کیوں آ رہی ہے. یہ تمہارا حسن طلب ہے, تمہیں یہاں سیخ کباب نہیں ملیں گے. وہ ملے نہ ملے, دفعہ کر مجھے یہ بتا کہ یہ حسن طلب کیا ہے. حسن طلب تمہیں نہیں پتا حسن طلب مجھے کیا پتا حسن طلب کیا ہوتی ہے. اچھا میں نے نہیں بتانا, بس یار نہیں بتا دینا یا اس سے تبھی. پوچھو, اس سے. آپ بتائیں ذرا مجھے پروفیسر گلفام اصفہانی صاحبہ. مودی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں, گلفام میل نیم ہے. کیوں جی, ہٹلر اصفہانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مجھے کہہ رہے ہو. نہیں, وہ تیرے پیچھے جرا گلدان پہ ہے نا, انہوں کہہ رہے ہیں. گل فام جینڈر لیس ہے بھی. گل فام کا مطلب پھول کے چہرے والا, پھول کی شکل والا. نہیں, پھولوں کو وہ تو لڑکی کو بھی گل فام کہا جا سکتا ہے. زیادہ تر لڑکوں کا نام گل فام ہوتا ہے, لیکن دونوں کو کہا جا. سفید فام نہیں ہوتا, سیاہ فام, سفید فام, کالے ابشی, گل فام. یہ بہت ہی نالائق. ویسے آفتاب صاحب, یہ جو آسٹیرٹی ڈرائیو کی ہمارے حکمران باتیں کرتے ہیں, اس کی سامنے یہ باتیں کچھ عجیب سی, بہت عجیب سی لگتی ہیں. 33 لاکھ کا یہ کنٹینر جو ہے یہ بہت تنگ کرے گا. جب گفتگو شروع ہوگی نا, جب اس پر تنقید شروع ہوگی, تو آپ دیکھیے گا بات کہاں سے کہاں پہنچتی. یہ نئی گاڑیاں نہیں لے رہے پنجاب گورنمنٹ والے بھی, وفاقی حکومت بھی. یہ فرنیچر نہیں نیا بنا رہے. لوگ چلا رہے ہیں کہ جی ہمیں فائلیں رکھنے کے لیے کم از کم کوئی الماریاں بنوا کر دیں. ہمیں کچھ چند ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ شکایتیں بھی کی ہیں, لیکن پیسے نہیں ہیں اس کام کے لیے, نہیں دیے جا رہے. اس وقت پھر پوائنٹ کیا جائے گا اس طرف کہ یہ آپ نے کیوں, کیا سمجھ کے کیا ہے, کیا سوچ کر کیا ہے. جس طرح مودی کا سوٹ دیکھیں کیسے ہدف تنقید بن رہا ہے آج کل, اور اس تنقید نے بی جے پی کا جینا حرام کر رکھا ہے. وہاں کا میڈیا یہاں سے زیادہ فروشس ہے, وہ نہیں معاف کرتا, خاص طور پر فضول خرچی. اب بی جے پی نے 70 کے ایوان میں, دلی میں آپ کے پاس آئے ہوں گے سٹیٹسٹکس, 70 کا ایوان ہے, صرف 3 سیٹیں جیتی ہیں, 60+ سیٹوں سے محروم ہو گیا. وہ تمہارے اپنے حکمران بھی تو ساری عمر یہی کرتے آئے نا, میں تو یہی سنتا آیا ہوں. بلا شبہ ماں سوائے کچھ دیر کے لیے حکومت جو آئی تھی ملک معراج خالد کی,
वो बड़ा बीबा बंदा था वो ना सिर्फ बीबा और लाजवाब आदमी था, उसने ऑस्टेरिटी की हद कर दी थी। उसने सादगी को वाकई, उसने कहा ये मैं शार बना नहीं रहा, मैं हूं ही ऐसा। जनेजो साहब के दौर में भी अच्छे सादा आदमी थे, लेकिन उनके मिनिस्टरों ने एक नहीं चलने दी। उसी दौर में ज़ियाउल हक ने साइकिल राइड शुरू की थी कि जी मैं साइकिल पे ऑफिस आया करूंगा। अगले दिन सिक्योरिटी वालों ने कहा नहीं जी ये भी नहीं चल सकती। फारूक लगारी ने अपने दौर में क्या क्या कुछ नहीं बनवाया, हालांकि बड़ा नफीस आदमी था। और मैंने उन्हें कन्फेशन देते, माजरत करते सुना है लाहौर प्रेस क्लब में, मैंने उनकी तकरीर सुनी थी। अच्छा। वो कहने लगे कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि हम सब शाह खर्चियों पर तुले हुए हैं, पूरी कौम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं भी, उन्हीं दिनों उन्होंने स्कीट शूटिंग रेंज बनवाया था। स्कीट शूटिंग के मौसूफ बड़े शौकीन थे और खुद अच्छे शूटर थे, तीतर का शिकार बड़े शौक से खेला करते थे। एंड ही वाज अ वेरी गुड शॉट। अब अपनी बात आई है मतलब की, ये भी तीतर का शिकार करते रहे। मतलब की क्या बात है, मैं तो तनकीद कर रहा हूँ भाई। हाँ लेकिन बड़ा मजा लेके तनकीद कर रहे हैं तीतर की बात में भाई। बहरहाल एक शिकारी होना जो ये। है वो कोई छोटी बात नहीं होती। एक अच्छा शॉट होना, वो एक बहुत अच्छे शॉट थे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। फिर उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनवाया उसी दौर में। अच्छा। गिलानी साहब के सूट्स का हम तस्करा कर चुके हैं। जी, हैरिट्स से वो खरीदते। हैरिट्स से उन्होंने 3 सूट खरीदे थे, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के थे। और यहाँ मुझे 10,000 रुपया देते, मैं यहाँ उनको बेहतरीन सूट ले देता। ये फजूल बात तुमने पिछले हफ्ते भी की थी। अच्छा मुझे याद नहीं रहता ना कि जब पिछले इन्होंने हफ्ते अपनी क्या- गठरी का भी जिक्र किया था। हाँ, जब उस पंड का जिक्र किया था जिसमें से ब्रायोनी के सूट निकलते हैं, जिसे ये ब्रूनी कहता है। बूंदी है, तू गौर से पढ़ो कभी उसको। फिर जरदारी साहब, सबसे बढ़कर जरदारी साहब ने गुज़श्ता दौर, जो बीबी का पहला दौर था, उसमें क्या कुछ नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाल रखा था। ऊंट, बकरियां, भेड़ें, कुत्ते, बिल्ले और घोड़े। सिर्फ खोते रह गए, बाकी तो दुनिया के सारे जानवर रख लिए उन्होंने। बड़े बड़े बहुत इल्जामात थे इन पर। इन्होंने पोलो ग्राउंड बनवाया, इन्होंने अस्तबल बनवाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। जी। फिर इस दौर में जब मौसूफ प्रेसिडेंट थे, बकरियों का एक रेवड़ इन्होंने पाल रखा था। उन बकरियों को सुबह खास सिक्योरिटी में मरगला की पहाड़ियों पे भेजा जाता, वो जंगली खुराक खाती, वापस लाया जाता, उनका दूध दोया जाता। अच्छा। और जरदारी साहब नहीं पीते थे, वो दूध ऊंटनियों की खुराक में डाला जाता था, घोड़ों को भी पिलाया जाता था। फिर मुबैना तौर पर उस ऊंटनी का दूध जरदारी साहब को पेश किया जाता था, वो टॉनिक मिल्क पीते थे। वाह 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 लो जी, अगर जरदारी साहब हफ्ता 2 हफ्ते और रह जाते ना, उन्होंने उसी दूध से तुम बम बना लेना था। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट नेक काम में देर की जानिब, जिसमें हम ऐसे कामों को डिस्कस करते हैं जिनमें हुक्मरानों की नज़र नहीं पड़ती और वो ताखीर का शिकार होते हैं। वो नेक काम में वाकई नहीं देख करनी चाहिए। तभी कल मैंने एक बड़ा ही नेक काम किया यार। वो हमारे मोहल्ले में ना एक हमारी मासी हैं, उन बेचारों का ना गटर बंद हो गया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और मैं सीधा बल्दिया वालों के दफ्तर चला गया। मैं लो जी, मैंने उस बंदे को मोटरसाइकिल के पीछे बताया। उसने ना वो लंबा सा बांस नहीं होता जो गटर खोलते हाँ जी, हैं, हाँ जी। वो कह लगा मैं अकेला नहीं उठा सकता। अद्धा उसने मेरे मोटे पे रखा, अद्धा उसने अपने मोटे पे रखा। लो जी हम वापस आए, उस बेचारे ने पूरा जोर लगा के गटर खोला, पता चला उसके मियाँ की कमीज फंसी हुई थी। तो वो पागल था क्या? वो मुझे क्या पता, मेरा मियाँ थोड़ा था, उससे पूछो जान। क्या फजूल बेतु की बात। अच्छा बताओ, मैं बकरियां पाल लूं फिर? बकरियां, तुम हिरन पालो। हैं? हाँ जी। उसका क्या फायदा बल्कि होगा? आज मैंने बताना ही हिरनों के बारे में था। आहा, ये इस कदर मुनाफा बख्श काम है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के इंतहाई छोटे ममालिक में होता है। 44 लाख टोटल आबादी है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिरन एक्सपोर्टर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में तकरीबन 2800 डियर फार्म्स हैं। वहां पर 1 करोड़
हिरन पाले जाते हैं। 1 करोड़ कितनी बड़ी क्वांटिटी है। आपका मुल्क जो किसी जमाने में अटा पड़ा था हिरनों से, थर का सहरा, चोलिस्तान, पोठोहार, और तुम जैसे शिकारियों ने ना शिकार कर के मार दिया। नहीं, ये मुझ जैसे नहीं, ये जालिम शिकारियों ने और पोचर्स ने, वो क्रिमिनल्स हैं और ये शिकार नहीं है, माफ कीजिएगा, ये कत्ले आम है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये हिरन सहराओं में भी पाला जा सकता है? भाई इसका असल मस्कन है ही सहरा, असल घर इसका सहरा है। हिरन सहराओं में होते हैं, आम आबादी में तो ये चूंकि जंगली जानवर है ना, थर का इलाका, चोलिस्तान, पोठोहार आइडियल, और फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाके आइडियल है इसके लिए। आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। अगर हुकूमती सतह पर आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लें। अच्छा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने इसके ऊपर लाजवाब रिसर्च की है और एक बहुत उम्दा मॉडल फार्म बनाया है। अब आप उनसे मदद लें, आप पंजाब रेंजर्स से पूछें, सिंध वालों से पूछें कि इसे कैसे एक अच्छा हैबिटाट मुहैया किया जा सकता है। साइलेज के जरिए इसकी खुराक, यानी खुराक प्रिजर्व करके इसको दी जा सकती है। बारानी इलाकों में और सहराई इलाकों में भी बारिश का पानी हिरनों के लिए स्टोर किया जा सकता है। आपको कोई लंबा चौड़ा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। और एक हिरन एक बकरे से कम 4 गुना ज्यादा महंगा बिकता है। अगर आप गोश्त ही उसका दें, एक्सपोर्ट होता है और उसके गोश्त में बड़ी तासीर है। जंगली है ना, जंगली जानवर है, जड़ी बूटियां खाता है और बड़ा बाकमाल जानवर है। तो ये सबसे आसान तरीका है मुनाफिक? इंतहाई आसान तरीका है। आप 1 लाख एकड़, यार कुछ भी नहीं होते 1 लाख एकड़, 2.5 करोड़ एकड़ आपके यहां बेकार पड़ा हुआ है। 2.5 करोड़, आप उसमें से 1 लाख एकड़ आप वो लें, खूब इसकी पब्लिसिटी करें, प्राइवेट बिडर्स लें, लोगों को एनकरेज करें, क्योंकि रियासत एक गरीब इदारा है। अब पाकिस्तानी स्टेट अब अच्छी ना तो एम्प्लॉयर है और ना अच्छी इन्वेस्टर। पाकिस्तान का प्राइवेट सिटीजन, प्राइवेट बिजनेसमैन बहुत अच्छा एम्प्लॉयर भी है और बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी। उसको इस तरफ लाएं। अच्छा जी। जी जनाब। और चंद 100 एकड़ के यूनिट्स बनाकर आप 20-25 इन्वेस्टर्स को दे दें। तो मोटरवे एक लाजवाब चीज है जिसे हम ना तो यूटिलाइज अभी कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से, और ना उसकी डाउनस्ट्रीम बेनिफिट से इस्तेफादा अब तक हमने किया। जैसे मैंने शजरकारी की बात की थी कि एक चीज, एक इंडस्ट्री लगती है ना, तो उसके साथ और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे फयूज और बरकत इसके आप समेट सकते हैं। इसी तरह मोटरवे था जी। आप शजरकारी के साथ साथ एक और काम करें कि अगर आप गौर करें, पूरे मोटरवे पे गौर करें, तो दोनों साइडों पे 2-2 एकड़ जमीन खुली छोड़ी हुई है जी। अब उसका क्या करना है आपने? उस जमीन को काबिले काश्त नहीं बना सकते, चलो ना बनाओ, आप एक नेचुरल कुदरती हैबिटाट हिरन के लिए दे सकते हैं। हिरन को तो एक सहराई सा इलाका चाहिए। बाड़ आपने एक तरफ लगाई हुई है, दूसरी तरफ भी लगा दीजिए। आप कुछ भी ना करें, आपको कई हजार एकड़ सिर्फ इस मद में मिल जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट आपको सालाना इंतहाई थोड़ी एफर्ट करके पता है क्या देगा? गेस करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं इकरा कि कितने अरब का मुनाफा हो सकता है हमें? 3-4 अरब तो जरूर होगा। ये 10 अरब मिनिमम है टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद। ये 1 खरब तक जा सकती है इंडस्ट्री। वो तकरीबन $1 बिलियन होंगे। ये तो वही हिसाब हो गया ना, हिंग लगी ना फतगी ते रंग भी चोखा। और आप देखिए कितना इलाका आपका जो बेकार पड़ा हुआ है, बंजर वीरान, उसे यूटिलाइज करेंगे। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी देंगे, एग्रीकल्चर को कितनी ग्रोथ मिलेगी। उसके साथ साथ जो शख्स अब हिरन पाल रहा है, उसने जितना पैराफर्नेलिया वहां पे लगाना है, वो साथ नील गाय भी पालेगा, 12 सिंगा भी पालेगा, वो साथ घोड़े भी पालेगा, बकरे भी पालेगा, गधे भी पालेगा। गधे नहीं, गधे नहीं पालेगा। देखा, इसके फिक्रे पे गौर करो था, ये क्या कह रहा है। आपने भी तो इतनी सीरियस नहीं, एक से मैंने क्या कहा? तुमने क्या कि नहीं गधे नहीं पालेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं,
मैंने ये, मेरा कहने का मतलब था कि नहीं गधे नहीं पालेगा, तभी तुम बाहर आ जाओ यार। पंक्चुएशन की गलती है, नहीं गधे नहीं पालेगा। और तुझे हमसे ज्यादा ग्रामर आती है। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा जी, गधे नहीं, ऑस्ट्रिच पाल सकते हैं आप, शुतुरमुर्ग। वही उसका तो अंडा ही 2.5 मन का होता है। वो कितना महंगा बिकेगा यार। कैसा अहमक है, 1 किलो का अंडा। उसका साइज तब बड़ा था, मैं समझा को 2-2.5 मन वजन होगा। इस तरह नहीं होता, इतना बड़ा। वो यार उसके अंडे को अगर फ्राई करे तो वो बहुत बड़ा बलतोया चाहिए होगा उसे फ्राई करने के लिए यार। तभी ये बारहसिंगा क्या होता है? बारहसिंगा स्टैग, बारहसिंगा जिसको रेंडियर कहते हैं, इसे मूस भी कहते हैं, मूस। वो इसके इतने ज्यादा नाम है तो पता कराओ, यकीन दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, मुझे हंसी नहीं आ रही। वो तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हंसा कौन बेवकूफ रहा है तुम्हें? तुम हंसाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बाबा, मैंने सीरियसली कहा है, इसका शनाख्ती का चेक कराओ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब। हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात, और अब जिक्र जरा हो जाए गुजरात की उस डांस पार्टी का जहां पुलिस ने छापा मारा। आफ्ताब सब क्या माज रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग छापा था। रात 2 बजे डीपीओ गुजरात ने एक होटल के कमरे पे छापा मारा। वहाँ 3 इंस्पेक्टर्स और लातादाद, दर्जनों लिखा हुआ वहाँ पे, दर्जनों तमाशबीन रक्सो सरूद की महफिल से इस्तिफादा फरमा रहे थे। तकरीबन सब के सब नशे में धुत थे। 75 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 150 के करीब मोबाइल कब्जे में किए गए। 50 गाड़ियां पुलिस ने कब्जे में की। बड़ी लंबी चौड़ी महफिल थी ये। और अंदाजा करो इस बात से कि अगर 3 इंस्पेक्टर्स इस किस्म के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं तो फिर शहर में अमन व अमान की हालत क्या होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो तो ठीक है, ये आइटम क्या है? आफ्ताब साहब, ये हमारे गुरु हैं। सॉरी, मैंने आपका तारुफ नहीं करवाया। हाय परवीन बबली एडी मशहूर। नहीं तो तुम्हारा गेटअप चेंज क्यों है? ताड़ा सेट नहीं चेंज होया, मैं कुछ किया? मेरा गेटअप चेंज हो गया तो तू गल्ला करन दे। फिर भी पिछली दफा बड़े लंबे लंबे बाल थे तुम्हारे। तभी ना पूछना मेरे को की होया है। फिर भी बताओ तो सही। एक पिंड गए ऐसा काम थे। काम कौन सा? हाय हाय, ये काम होर की मैं पोलियो दे कतरे पे आन गई सां। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? क्या? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं तो ये किस्सा कहाँ का है? गुजरात दा अज दी हुने गल सुनान दे है। ला हौला वला। और तुम उस फंक्शन में थी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ। वहाँ तो कहते हैं कि खवातीन डांसर्स थी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਮਰੇ ਔਰਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨੋਂ ਔਰ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰੇ ਵਜਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਉਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਨ। नहीं तो तुम्हारी टेंट कैसे हुई? ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। ओए ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ओए ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, क्या गए? ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। यानी मेरी एहलिया है। तुम क्यों हंस रही हो? ਵੇ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਸਨ। ਲੈ ਟੱਪਦੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਰਸ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਸ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਲਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਚਰਸ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਆਹੋ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਿਆਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ DNA ਕੀਤਾ? अच्छा नहीं बताओ सी बाकी किधर गई? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜੋਤੀ। नहीं तुमने वाकई नहीं उठाई थी? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ। तो फिर उसने टेंट क्यों की? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਨਿਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाय हाय। ਲੁਕਦੀ ਲੁਕਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇਰੇ। चलो कोई बात नहीं, विग इस्तेमाल कर लिया करना। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, अच्छा वो भी। ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। वैसे आफ्ताब साहब, हमारे माशरे में भी बहुत जुल्म किया जाता है इन ख्वाजा सराओं के साथ। ओहो तौबा तौबा तौबा। और ये बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी, बड़े गुनाह की बात है कि एक तो ये वैसे महरूम तबका होते हैं और हर जगह पर इनका इस्तेसाल किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर बेपनाह हमदर्दी रखता हूँ इनके लिए।
اور پوائنٹ آف ریڈیکیول یہ کیوں بنتے ہیں میری تحریروں میں, میرے شوز میں بھی؟ اس لیے کہ یہ ان کا سیلنگ پوائنٹ ہے. یہ واحد چیز, بیچارے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں, یہ سیلف موکری کر کے اپنا رزق کماتے ہیں. تو یہ پوائنٹ آف ریڈیکیول بھی اگر نہ ہو تو بھوکے مر جائے. اللہ دی قسم بالکل ٹھیک ہے انڈے تو. ہاں تو اور کیا, اگر یہ پڑھ لکھ جاتے نا, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ فیشن انڈسٹری پہ چھائے ہوئے ہیں یہ لوگ. اگر کیوں, وہ پڑھے لکھے ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں تو اسے کیا پتا فیشن کیا ہوتا ہے کیا نہیں. ظالمہ کھان لی سانو ملتا کچھ نہیں تو بچے نو پڑھائیے کس طرح. ہاں نہیں, یہ تو پھر یہ بڑی بد نصیبی ہے اس معاشرے کی کہ ایک انتہائی قیمتی طبقہ, انتہا درجے کا ذہین طبقہ, یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ اگر وہ کوئی ایک چیز لیتا ہے تو اس کے عوض 70 چیزیں دے دیتا ہے. آپ ان 70 چیزوں کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. آپ کو پتہ نہیں کہ ان کے اندر فزیکل سٹرینگتھ کتنی ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے کمزور نظر آتے ہیں کہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے. یہ اس لیے پسماندہ رہ گئے ہیں کہ ان ایجوکیٹڈ ہے. ایک ہنسنا ہنسانا ہے اور سیلف موکری, اپنا تمسخر خود اڑانا ہے. یہ ایک واحد ان کے پاس پوائنٹ ایسا ہے کہ جس سے یہ اپنا رزق کماتے ہیں. سر میں نے تو سنا ان کی حکومت بھی ہوا کرتی تھی. ہاں جی, ہوا کرتی تھی ان کی حکومت. فٹے منہ ساڑی حکومت دا سویرے شام ٹنڈا ہون ڈیاں نے تنو حکومت دی بھائی. نہیں واقعی تم لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. سان کی پتا ہو. بابل و نینوا ایک سیویلائزیشن تھی, یہ عراق میسوپوٹیمیا کا علاقہ. وجہ ہے تنوی نظیر دا کوئی علاقہ نظر نہیں آتا, ایڈی دور چلا گیا عراق تے مسولینیا. میسوپوٹیمیا. اچھا ولگیرٹی نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو, میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں. سان نہیں چاہیے سپورٹ اپنے کول رکھ. سانو نوکریاں چاہیے نے, سانو ایجوکیشن چاہیے. ہوں تے ساڈا شناختی کارڈ بھی بن گیا رہے. ہائے یہ دیکھو, یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں. شناختی کارڈ بننے کا ایک مصرف تھا, ایک وجہ تھی. نو ایجوکیشن فار دیم, نو جاب اپرچونٹیز فار دیم. یہ بہت ظلم کی بات ہے. وی تبھی جیڑی انہیں شیڈو کیبنٹ دی گل کرن ڈیا سے. ہاں جی, من بھی کتے وزیر لوا دے. شیڈو منسٹر لگوا دوں. آہو تو کی ہو گیا ہے. کون سا محکمہ دیں تمہیں؟ وزیر داخلہ. ہاں جھوٹ بولن نہیں ہے, فضول بیتو کی بات کر. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.